हेलो बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 हमारा जो है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, इससे 2 अंक का प्रश्न आपके बोर्ड की परीक्षा में आने वाला, तो उसके आंसरों को हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, खनिज हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, उदाहरण देकर समझाइए। देखिए हम लोग देखते हैं इसके आंसर को। तो दैनिक जीवन में काम आने वाली छोटी से छोटी चीज़ें सुई से लेकर जहाज तक खनिजों से बनाए जाते हैं, अर्थात इसी से निर्मित किए जाते हैं। और इमारतें हो गई, आपके पास पुल हो गए तथा खनिजों से बनाए जाते हैं। जितने भी आपके पास इमारतें दिखाई देती है, पुल दिखाई देते हैं, ये सब खनिजों से बनाए जाते हैं। भोजन में भी हम खनिज को खाते हैं या लेते हैं, या हमारे भोजन में भी खनिज मौजूद होते हैं। मशीनें और औजार खनिजों से बनते हैं। ये सभी की सभी चीज़ें किससे बन रही? खनिजों से। परिवहन के साधन, बर्तन आदि खनिजों से ही बनाए जाते हैं। तो इतने सारे उपयोग होने के कारण हम कह सकते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जो खनिज हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके बिना हमारा जीवन भी एक प्रकार से संभव नहीं होगा। तो इस प्रश्न का ये उत्तर है। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो हम लोग अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास है, लौह और अलौह में लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो देखिए आंसर को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 का आंसर है आपके पास ये, जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड से समझाया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जिनमें लोहे का अंश होता है उसे हम लौह खनिज कहते हैं। जैसे आपके पास क्या हो गया, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल और कोबाल्ट, इसमें लोहे का अंश होता है। अलौह कौन से होते हैं? जिसमें लोहे का अंश नहीं होगा, जिसमें तांबा हो गया, सीसा हो गया, जस्ता हो गया, बॉक्साइट हो गया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का यह अंतर, आपके 2 अंक के प्रश्न इसमें से आना है। आइए हम लोग आगे और देखते हैं। 3, खनिजों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर हम लोग देते हैं। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसीलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। तो किस पर निर्भर करते हैं? खनिजों पर। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से हो रहा, आज से नहीं हो रहा बल्कि लाखों वर्षों से। उन खनिजों का बहुत महत्व है जो कार्य योग्य होते हैं। तो कौन से खनिज जो कार्य योग्य होते हैं, तो उनकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। खनिज निर्माण की भूवर्गीय जो प्रक्रियाएं होती हैं वो बहुत धीमी होती हैं। तो इन्हीं सब कारणों से हमें जो है खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर धीमी शब्द है, धीमी होती है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देखिए। आइए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 4 का आंसर देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 है आपके पास। प्रश्न नंबर 4 आपके पास है कि भारत में खनिजों के वितरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में खनिजों के वितरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, भारत में खनिज सामान्यतः 3 व्यापक क्षेत्रों में या फिर पेटियों में केंद्रित हैं, मतलब पाए जाते हैं। उत्तरी पूर्वी पठार क्षेत्र, इसमें छोटा नागपुर जो झारखंड में है वो आता है। उड़ीसा का पठार, पश्चिमी बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से शामिल हैं। दक्षिणी पश्चिम पठारी क्षेत्र, कर्नाटक गोवा एवं समीपस्थ तमिलनाडु की उच्च भूमि एवं केरल। तो ये सभी के सभी आपके पास यहाँ पर खनिजों का वितरण है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, प्रश्न 5 है, प्रश्न 5। और प्रश्न 5 हमारे पास है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, स्पष्ट करें। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, स्पष्ट करें। तो देखिए क्या चीज़ है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उष्ण का मतलब कुछ गर्मी वाला। यह प्रदूषण रहित ऊर्जा संसाधन है। तो जाहिर है कि सौर ऊर्जा क्या है? प्रदूषण रहित संसाधन है, आपके पास मौजूद है। और ये कि नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब हो गया बार बार हम इसे यूज में ला सकते हैं। निम्न वर्ग के लोग आसानी से इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है। तो यही सब कारण है। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। देखिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस गैस पाइपलाइन को गैस यातायात की धमनी कहा जाता है और क्यों। तो देखिए हमारा प्रश्न नंबर 6 का आंसर है ये, प्रश्न नंबर 6 है। तो किस गैस पाइपलाइन को गैस यातायात की धमनी कहा जाता है और क्यों। तो देखते हैं हम लोग, जो गैस पाइपलाइन हाजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर और भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, इसे ही जो है क्या नाम है, भारत की गैस यातायात की धमनी कहा जाता है। और ये जो परियोजना की शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। और ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित उर्वरक संयंत्रों को गैस की पूर्ति करने के लिए इसको लगाया गया है। तो यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि गैस की आपूर्ति करने का सबसे बड़ा संयंत्र है।
तो इसी वजह से हम लोग जो है क्या कहते हैं कि या पाइपलाइन के गैस यातायात की धमनी हम लोग किसको कह रहे हैं, तो हम लोग जो है क्या नाम है, जो पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर में बिछाएगी एक क्रॉस स्टेट गैस, उसे हम लोग उसकी धमनी कह रहे हैं। तो आइए अगले प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। हेलो बच्चों, हम लोग आइए अपने 7वें प्रश्न का आंसर देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 का। प्रश्न नंबर 7 हमारे पास है, बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो बायोगैस के बारे में आप लोगों ने साइंस में पढ़ा हुआ है। तो यह गैस विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के काम में आती है तथा प्रकाश व्यवस्था के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और इसमें जो कच्चा माल यूज होता है, आप सभी को पता है कि गोबर और सड़ी गली पत्तियाँ इसमें यूज की जाती हैं, तो वो भी गांव में आसानी से उपलब्ध होती हैं। साथ ही बायोगैस तकनीक अवायवीय पाचन है। इसके बाद उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इन्हें प्राप्त हो जाती है, जिसका खेतों में यूज करके जो है अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं, जो समान रूप से उर्वरक की तुलना से अच्छी होती है। जाहिर है कि जो उर्वरक आपके पास आती है, यूरिया आती है, उससे ये बेटर होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गैस प्लांट को लगाने के लिए गांव पे संपूर्ण जो है साधन उपलब्ध है, और यह एक इको फ्रेंडली संसाधन है, जिससे जो है वायु रहित होता है, प्रदूषित नहीं होती वायु। इन सभी कारणों से जो हम कह सकते हैं बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान है। तो ये प्रश्न यहीं पर समाप्त हो जाता है। आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।